डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्चेन है और मैं किस शहर का रहने वाला हूँ ये आपको सही से बता नहीं सकता, क्योंकि मैं शहर बदलता रहता हूँ। अपनी असली रिहाइश में बता ही नहीं सकता। समय समय पर मुझे शहर बदलने पड़ जाते हैं। कई बार मुझे देश से बाहर जाना पड़ जाता है। इसका कारण है मेरा काम। मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिसे अवैध माना जाता है। ब्लैक मार्केट में कई ऐसी चीज़ें बिकने के लिए आई होती हैं जो चोरी की होती हैं, जो किसी और देश से स्मगलिंग करके लाई गई होती हैं। मैं उन्हें सस्ते में ख़रीदता हूँ और अमीरों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट है मेरे, उन्हें वो चीज़ें बेची जाती हैं। अमीर इस पर ब्लैक मार्केट में बोली लगाते हैं। वेबसाइट्स पर कई लाखों करोड़ों रुपए की बोली लग जाती है और जो उस चीज़ को खरीद पाता है उसके पास वो चीज़ पहुंच जाती है। इस बात का पता सरकार तक को लग नहीं पाता, क्योंकि ये संस्था कुछ इस तरह से काम करती है। लेकिन मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं बस एक डीलर हूँ। एक जगह से सामान को खरीदना, दूसरी जगह तक पहुँचाना और जितनी भी अवैध चुराई गई चीज़ें ब्लैक मार्केट में घूम रही होती हैं, मेरी नज़र उस पर पड़ ही जाती है। इसीलिए मुझे समय समय पर शहर बदलना पड़ जाता है। आप इसे मेरा डर कहें या मेरी सोच, लेकिन मैं अपने साथियों के साथ हर बार अलग शहर में रहता हूँ। कुछ महीने, कई बार 1 साल तक हमें वहाँ रहना पड़ जाता है। उसके बाद हम डील करते हैं, करोड़ों में कमाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी पैसे कमा चुका हूँ, लेकिन अब भी और पैसों की भूख अंदर भरी हुई है, जिसलिए ये काम करते रहना पड़ता है। जब आप किसी काम में पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं, शुरू में आपको लगता है इतना पैसा कमाऊंगा, इस काम को छोड़ दूंगा, लेकिन वो काम नशे की तरह होता है। एक बार शरीर को लग गया ना, पैसे कमाने की लत लग गई, वो छूटती नहीं। आप बस उससे जुड़े रहना चाहते हैं। मैं भी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, इस काम से जुड़े रहना चाहता हूँ, लेकिन कई बार इस काम में खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। हम कुछ ऐसी चुराई गई चीज़ों को खरीद तो लेते हैं, लेकिन बेचते वक्त बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। पता नहीं कैसे, लेकिन पुलिस वालों को जब ये खबर मिल जाए कि चुराई गई चीज़ इन लोगों के पास है, तो भेष बदल कर हमें वहाँ से गायब होना पड़ता है। 1-2 बार तो पकड़ते पकड़ते ही हम बस रह गए थे, पुलिस वालों के हाथ लगने ही वाले थे। इस तरह से इस खतरनाक काम में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस काम को करने में एक मज़ा है, वो मैं बयां नहीं कर सकता। कई बार कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमें मिली होती हैं, कोई उस पर बोली नहीं लगाता, लेकिन उन चीज़ों में हमें कुछ नक्शे भी मिल जाते हैं। खास जगहों के नक्शे, जहाँ पर पुराने ज़माने के खजाने छिपाए गए होते हैं। और उसमें भी कई बार महंगी महंगी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते, लेकिन अगर हमें खबर मिल जाए कि चुराई गई चीज़ें या पुरानी चीज़ें वहाँ पर दबी हैं, हम पहुँच जाते हैं। सरकार के पहुँचने से पहले पहुँचने में कितना फ़ायदा होता है। हम बस नज़र बनाए रखते हैं ब्लैक मार्केट की और समय समय पर जो चीज़ें मिलती हैं उससे कमाई करते ही रहते हैं। एक खबर ने रविवार के दिन हमें चौंका कर रख दिया था। कोलकाता के एक बड़े संग्रहालय में चोरी हुई थी। वहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीज़ें रखी हुई थी और रात के वक्त चोरी हो गई। बहुत ऐसी चीज़ों को चुराया गया जो काफ़ी महंगी थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, कुछ ऐसी लॉकर के अंदर से चीज़ें चुराई गई जिनके बारे में अखबार में खबर तक नहीं सही से डाली गई थी।
यानी वो खुफिया चीज़ें थी। उसके बाद हमने नज़र बना ली ब्लैक मार्केट में। ऐसी चीज़ें जब चुराई जाती हैं ना, ब्लैक मार्केट में बिकती हैं और कहीं बेचना इसे इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि चोर खुद ही पकड़ हो सकता है। लेकिन ब्लैक मार्केट में बहुत ज़्यादा लिंक है, बिना पकड़ हुए ही आप निकल सकते हैं। मेरी नज़र 2 महीने तक ब्लैक मार्केट में थी। मैं अपने जितने जानकार थे उनसे मिलता गया। एक बार मैं कोलकाता जाकर भी आया था। अपने जितने लिंक थे उनसे कांटेक्ट बनाए हुए था कि जो चुराई गई चीज़ें हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले मुझे बताना कहाँ पर इस पर बोली लग रही है। मेरे जितने लिंक थे वो खबर तो देना चाहते थे, लेकिन जिस चोर ने इन चीज़ों को चुराया था ना, वो अब तक बाहर नहीं आया था। 2 महीने बाद ब्लैक मार्केट में लिस्ट हो गई वो सब चीज़ें। बोलियां भारी से भारी लगती जा रही थी। जिन्हें उन चीज़ों की कीमत पता थी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देना चाहती थी और मैं भी बोली लगाता गया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ में आ ही नहीं रही थी। जो चोर उन चीज़ों को चुराने गया था ना, जैसे उसे पता था कौन सी महंगी चीज़ें हैं और उनकी बोली भी बहुत ज़्यादा लग रही, वो तो हाथ नहीं आई। अंत में कुछ लकड़ी के बक्से, पुरानी किताबें, पुराने नक्शे, वो भी बोली के लिए रखे गए। मैं क्या करता, मैंने छोटी बोली लगा दी। उसके बाद बोली बढ़नी शुरू हो गई। मैंने सोचा लाखों में ही खरीदूंगा, ये चीज़ें लाखों की हैं, करोड़ों की नहीं। और 11 लाख में वो चीज़ें मैं खरीद चुका था। अब फिक्र की बात, इन्हें बेचें कैसे, किन लोगों को बेचें। इसके बाद हमने सोच लिया उन चीज़ों को अच्छे से खंगालेंगे। खंगालने के बाद देखेंगे कोई काम की चीज़ है या नहीं। उसके बाद उसे ऑक्शन पर लगाएंगे। अब ये ब्लैक मार्केट की ऑक्शन नहीं होगी, हमारे जितने लिंक में अमीर लोग हैं उनके सामने ऑक्शन रखी जाएगी। वो खरीद ही लेंगे, इन्हें बहुत बड़ा चढ़ा कर बताएंगे ना। हमने पैसे भर दिए थे, हमारे घर वो चीज़ पहुंच चुकी थी। उसके बाद हमने जब बक्से को खोला, लकड़ी के बक्से के अंदर छोटे छोटे कई बक्से, कई पुराने चमड़े के नक्शे थे। वहाँ पुरानी कलम थी, छोटी छोटी कोई पेंटिंग्स थी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर हम हिसाब लगाने लगे, क्या 11-12 लाख इससे निकाले जा सकते हैं। मेरे 5 और साथी हैं और मैं उनके साथ मिलकर काम करता हूँ। वो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि तेरे तो 11 लाख गए, इससे ज़्यादा पैसे निकलने वाले नहीं। वो पेंटिंग ख़राब हो चुकी थी, उन्हें ज़्यादा महंगा बेचा नहीं जा सकता था, ना उसे रिकवर किया जा सकता था। लकड़ी का बक्सा बेचने में मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी। अमीर लोग चमकती हुई चीज़ें खरीदना चाहते हैं या ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसके साथ इतिहास जुड़ा हो। लेकिन वो चमड़े के नक्शे, क्या इसको बेचा जा सकता है? ये तो बहुत अच्छी कंडीशन में है ना। उसके बाद मेरे साथी कहने लगे, चलो खोल कर देखते हैं। वो बड़ा नक्शा जब हमने खोला था ना, वहाँ भारत की कई चीज़ें दिखाई गई थी। वो देखते गए, हम देखते गए। लगभग 150 से 200 साल पुराना नक्शा था वो काफ़ी डिटेल से बनाया गया था ही बहुत ज़्यादा बड़ा। वहाँ हर चीज़ देखी देखी लग रही थी, इसमें कोई ख़ास निशान नहीं था। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार के उन द्वीपों को देख रहे थे, वहाँ पर बंगाल के नीचे एक अजीब सा द्वीप नज़र आ रहा था। मेरे एक साथी ने कहा, अबे ये नक्शा किसने बनाया है? कोई पागल होगा, यहाँ पर कोई द्वीप मौजूद नहीं है। भारत का नक्शा चेक करो ज़रा। हमने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। उस जगह कोई द्वीप है ही नहीं, वहाँ तो समंदर है ना। इसके बाद हम देखते गए, कोई भी द्वीप की जानकारी नहीं। इतिहास में वहाँ कोई द्वीप होगा, वो धीरे धीरे पानी में जलमग्न हो गया होगा, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं कि इतिहास में ये था अब मौजूद नहीं है। हमने हिस्ट्री निकालने की कोशिश की, उस द्वीप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हम हैरान थे। 150 से 200 साल पुराने नक्शे में एक द्वीप बना हुआ है, अब उसका इतिहास तक मौजूद नहीं है। मेरे साथी भी हैरान थे, मैं भी हैरान था और हमारा दिमाग घूमने लगा था। हम जानते हैं कई खुफिया जगह होती हैं, आर्मी के बड़े बड़े कैंप होते हैं, उन्हें छिपा कर रखा जाता है। हो सकता है ये भी कोई ऐसी जगह हो जिसे सरकार किसी को बताना नहीं चाहती हो सकता है यहाँ पर कोई खजाना रखा गया हो और किसी को बताया तक नहीं जाता। सरकार यहाँ कुछ छिपा कर तो नहीं रखती।
हम पांचों बहुत ज़्यादा खुश थे। अगर तो ये असली द्वीप है तो यहाँ ज़रूर ही कोई कीमती चीज़ को रखा गया होगा और हम उसे चुरा भी सकते हैं। अब चोरी करने में हर्ज नहीं था, अगर चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती निकल आए। पता तो हमें करना होगा, लेकिन उसके लिए इतिहास को खंगालना होगा। 5 दिन लगाए थे हमने। हम उसकी हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश करते रहे। नेशनल वेबसाइट्स, इंटरनेशनल वेबसाइट्स, पुरानी किताबें, इतिहास के जितने पन्ने थे हर पन्ने को खंगाल लिया था। उस द्वीप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन सरकार जिस तरह से उस चोरी की खबर को बार बार दबाने की कोशिश कर रही थी, इतना तो समझ में आ रहा था, ये चोरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत कीमती चीज़ें चुराई नहीं गई हैं, लेकिन खबर को दबाया जा रहा था ताकि खुफिया तरीके से चोरों को पकड़ा जाए और इन चीज़ों को जब्त किया जाए। अब भी कुछ ऐसी किताबें थी जिस पर किसी ने बोली नहीं लगाई थी। वो इस बक्से से जुड़ी थी, इसीलिए मैंने भी बोली नहीं लगाई थी। पुरानी किताबों का हम क्या करेंगे, उसमें कोई अलग इतिहास की जानकारी दी गई थी जिसकी और कॉपीज़ मौजूद हैं, तो ऐसी कोई पुरानी किताब को कौन खरीदना चाहेगा। लेकिन अगर इस बक्से से जुड़ी है तो उसमें इतिहास के कुछ खास पन्ने मौजूद हो सकते हैं। ये सोचकर मैंने बस 50,000 की बोली लगाई थी और वो किताबें मेरे नाम पर हो गई। सीधा घर में पहुंच आई थी वो किताबें और उसे हम खोल कर देखने लगे और नई पब्लिश्ड बुक्स में हम ढूंढ रहे थे इन दोनों में क्या फ़र्क है। हर पन्ना सेम टू सेम। इतिहास की वो बातें नई किताबों में भी बताई गई थी। अंतिम पन्ने जो लाल रंग के थे वो बातें बिल्कुल नहीं थी। नई किताबों में वो पन्ने डाले ही नहीं गए। इतिहास की वो बातें छिपाई गई। लेकिन क्यों? वो किताब 1990 की थी, चमड़े की बनी हुई, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसमें थी, इसीलिए उसे छिपा कर रखा गया था लॉकर में। कोई भी राष्ट्रपति के साइन के बगैर उस किताब को छू तक नहीं सकता था। क्या चीज़ है इसमें जो चोरों ने चुरा ली है? शायद उन्होंने गलती से चुराई है और उनके हाथ में क्या लग गया है। जब हम उन लाल पन्नों को पढ़ना शुरू हो गए ना, उसमें हमें जो जो खबर मिल रही थी हमारे होश उड़ते चले गए। इस टापू को 200 से 250 साल पहले ही खोज लिया गया था। अंग्रेज सरकार भी यहाँ पर कई कोशिशें कर चुकी थी आने की, लेकिन जो भी इस टापू पर जाता था वापस नहीं आता था। 1938, 1947, 1952, 1960, 1971, 1979, 1990, आखिरी बार गए थे 1990 को हमारे लगभग 1500 सैनिक उस टापू पर। उसके बाद कोई वापस आया ही नहीं। और इस टापू को ना तो भारत सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है, ना थाईलैंड सरकार, ना मलेशिया सरकार और ना ही चीन की सरकार। वहाँ पर दस्तखत थे कई देशों के प्रतिनिधियों के। आखिर ऐसी ज़मीन जो खुद बाकी देशों को दी जा रही हो, कोई उसे लेना नहीं चाहता। आखिर वहाँ है क्या? उस किताब में ये भी बताया गया था कि एक स्पेशल मीटिंग हुई थी 1962 को बड़े बड़े देशों की। तब भी ये डिसीज़न लिया गया था, जो इससे 50 साल पहले भी लिया गया था, कि इस टापू का कोई भी नक्शा नहीं होना चाहिए। यानी दुनिया का जब भी नक्शा बनेगा इस टापू को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसे हमेशा गुप्त रखा जाएगा। इतने बड़े बड़े देश इस टापू से क्यों डरते हैं? ये हमारे मन में उत्सुकता पैदा किए जा रही थी। जब हम 6 आपस में देख रहे थे तो मेरे एक साथी ने कह दिया था, हमें वहाँ जाना होगा। कोई वहाँ नहीं जाता। हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा हो जो बहुत कीमती हो, हमें वहाँ पर जाना ही होगा। तब मैंने भी कह दिया, अगर इस बात का पता सरकार को भी हो फिर क्या होगा? अब सरकार ने उस लॉकर में देखा होगा ना कौन कौन सी चीज़ें चुराई गई हैं। उन्हें पता लग गया होगा कि नक्शा गायब है। वो अपने सैनिक अब तक टापू पर भेज चुके होंगे और जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे वो हमें पकड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? वो हम पर सारा इल्ज़ाम डाल देंगे, पीटेंगे हमसे और उसके बाद ब्लैक मार्केट का सच भी बताना पड़ेगा और फिर बड़े बड़े गैंगस्टर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। क्या करें? हमें
वहाँ जाना चाहिए या नहीं। मेरे बाकी 5 साथी अपनी मुंडी हिला रहे थे तो मुझे भी हामी भरनी ही पड़ी। हमें एक बड़ा जहाज़ करना होगा। हमें कुल 15 से 20 लोग अपने साथ लेकर जाने होंगे और उस टापू को अच्छी तरह से देखना होगा। काफ़ी बड़ा टापू लग रहा है, लेकिन उसका नाम रखा ही नहीं गया। इसका भी एक कारण होगा ना। हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। 15 दिन लगाए हमने। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जिसके साथ हम जहाज़ लेकर वहाँ तक पहुँच सकते थे। हमने इसे ट्रिप जहाज़ कहा था। सरकार से परमिशन ले ली थी। ओडिशा से ये जहाज़ सीधा उस टापू तक जाने वाला था, लेकिन किसी को बताया नहीं गया था। हमने कहा था 2 दिन तक हम जहाज़ को पानी में रखेंगे और वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। हमें परमिशन मिल गई थी, लेकिन जहाज़ बहुत आगे बढ़ने वाला था। GPS ट्रैकर्स बंद कर दिए गए। लोकेशन की सारी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया। इस जहाज़ को लेकर हम 6 और 15 लोग और जो कि बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ थे, सीधा बढ़ चले हम उस टापू की ओर। आज के नक्शे देखें ना तो वो टापू मौजूद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम पुराना नक्शा खोलकर वो चमड़े का नक्शा सामने रखकर उस जगह पर जाने के लिए निशान लगाए जा रहे थे। हमें कितना समय आगे बढ़ने में लगेगा, कब वहाँ पर पहुँचेंगे, क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अगर वहाँ कुछ निकला ही नहीं फिर वापस आने में कितना समय लगेगा और नुकसान कितना होगा। हम हर तरह की कैलकुलेशन किए जा रहे थे। उसके बाद जहाज़ आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया। बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा हमें। कई घंटे वो जहाज़ चलता गया था। हम सो कर बिता रहे थे। यहाँ इंटरनेट भी नहीं चलता था। किताबें लेकर आए थे, उन किताबों को पढ़ रहे थे और मैं बार बार नक्शे को पढ़ रहा था। ये काम मेरा है, सही जगह पर पहुँच जाना। जब उस जगह के हम करीब थे, दूर से ही हमने देखना शुरू कर दिया और मेरे साथी कहे जा रहे थे, कुछ नहीं मिलेगा यार, ये पुरानी जगह होगी ना। हो सकता है किसी ने उस समय गलत ही नक्शे में ये टापू बना दिया हो। अब मुझे खुद पर शक होने लगा था। इस पूरे मिशन के लिए लाखों रुपए लग गए थे। अगर वो टापू ही नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे। लगभग उस टापू के करीब थे। दूर से वो बड़ा टापू और उस पर बना छोटा सा पहाड़ साफ दिखने लगा। उसे देखते ही हम सब छलांगे लगाने लगे थे, बहुत ज़्यादा खुश। आसपास देख रहे थे, क्या वहाँ कोई पेट्रोलिंग के लिए जहाज़ तो नहीं। ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। दूर दूर तक कोई जहाज़ नहीं था। पेट्रोलिंग की डिटेल भी हमने निकाल रखी थी, उसमें भी बहुत सारे पैसे लगे थे। कब सरकारी जहाज़ यहाँ से निकलते हैं। हमें पता लगा इस टापू के इर्द गिर्द वाला लगभग 80 किलोमीटर का एरिया, वहाँ से जहाज़ को निकलने ही नहीं दिया जाता। इस जगह को थोड़ा सा डीप ओशन वाला इलाका कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ लहरें थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। यहाँ पर ज़मीन से कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े चट्टानें ऊपर की तरफ निकली हुई हैं जो जहाज़ों को बीच से फाड़ देती हैं। इसीलिए जहाज़ों के रूट यहाँ से दूर से बनाए गए हैं। अब समझ में आया क्यों बनाए गए हैं। यहाँ पानी में कोई चट्टानें नहीं हैं। बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ऐसा टापू जो दुनिया से छिपाया गया हमारे सामने था। पानी का जहाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, लेकिन हम तो मरे जा रहे थे उस टापू पर पैर रखने के लिए। जैसे जैसे जहाज़ आगे बढ़ता गया हम खुश होते गए। बहुत बड़ा टापू था, ये कोई छोटा मोटा टापू नहीं था। जैसे जैसे करीब जाते गए, ये घने जंगलों से घिरा हुआ था। ये ऐसे पेड़ होंगे जो बहुत पुराने हैं। शायद यहाँ आए लोग वो कोई ख़ास चीज़ छोड़ कर गए और सरकार ने सारे निशान मिटा दिए। बाकी देशों ने भी यहाँ पर जितने मिशन किए, उसके बाद सब ने वो मिशन बंद कर दिए। क्यों? क्या वो बातें सच हैं जो यहाँ पर आता है वापस नहीं जाता? जब हम उस द्वीप के बहुत करीब पहुँच आए थे, वहाँ हमें कई और जहाज़ भी दिख रहे थे। हम उन्हें देखकर डरने लगे। यहाँ तो लगता है और भी कई लोग आए हुए हैं। जब हम और करीब पहुँचे तब हम देखने लगे ये पुराने जहाज़ थे, पुराने ज़माने के, और उन पर जंग भी लगा हुआ था। हम पानी में साफ साफ अंदर तक देख सकते थे। पानी पूरी तरह से साफ था, शुद्ध पानी, और नीचे गड़े हुए कई जहाज़ भी दिख रहे थे।
असल में यहाँ पर कई बार सरकारें आई होंगी, तभी तो ये जहाज़ों को यहाँ छोड़ दिया गया। लेकिन क्यों? हमने वो जहाज़ टापू के एक तरफ ले जाकर वहाँ रोक दिया था और अब जहाज़ वहीं पर खड़ा रहेगा, क्योंकि जहाँ पानी थोड़ा कम हो जाता है जहाज़ वहाँ पहुँचाया नहीं जा सकता। वहाँ से बोट लगाकर लगभग सभी के सभी उस टापू पर जाना चाहते थे। हम भी किसी को उस जहाज़ पर छोड़ना नहीं चाहते थे ताकि पीछे से कोई किसी को खबर ना दे दे। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम उस टापू पर पहुंच गए। जैसे ही एक समुद्री तट पर हमने कदम रखा था, पूरी तरह से साफ समुद्री तट था। क्या ही बताऊं, नीला पानी था वो। इतना खूबसूरत समुद्री तट अगर भारत में मौजूद है, यहाँ पर तो सैलानियों की संख्या भारी मात्रा में होनी चाहिए। सरकार ऐसे टापू को छिपा कर रखे हुए क्यों है, ये आज पता लगने वाला था हमें। इसके बाद हमने प्लान बनाया था कि हम सबको टुकड़ियों में बांट देंगे, क्योंकि ये जो द्वीप था ज़्यादा छोटा नहीं था। हमें चारों तरफ इसमें भ्रमण करना था, ढूंढना था क्या मौजूद है क्या नहीं है। और राइफल वाले, वो सिक्योरिटी वाले भी हमारे साथ रहेंगे। हमने कुल 6 टुकड़ियाँ बनाई थी। हम 6 अलग अलग होने वाले थे। उनके साथ अलग अलग दिशाओं में हम बढ़ने लगे। अब मेरे साथ 3 और साथी थे जो हमने किराए पर लिए थे। भाड़े के वो सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे साथ थे, बाकी साथी बिखर चुके थे। मैं तो टापू के बिल्कुल सीध में जाना चाहता था। मैंने अपने साथियों को साफ साफ कह दिया था कि मैं इस टापू के बिल्कुल बीच में जाना चाहूँगा। अगर यहाँ पर कोई रहता भी होगा ना, तो बिल्कुल बीच में रहता होगा। अगर कोई चीज़ छिपाई गई होगी तो बिल्कुल बीच में छिपाई गई होगी। बाकी इलाकों में देखना चाहते थे, मैं बीच वाले उस एरिया में देखना चाहता था। अपने 3 साथियों के साथ सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगा। ये जंगल बहुत ज़्यादा घना था। यहाँ पर लगे हुए ये बांस के पेड़ ये बता रहे थे कि यहाँ अब तक कटाई नहीं की गई है। 1990 को यहाँ पर आखिरी बार मिशन हुआ था, जहाज़ ये बता रहे थे। लेकिन यहाँ कोई चीज़ गिरी हुई ही नहीं थी, पूरी तरह से सफाई की गई है। हम उस बांस के बड़े बड़े पौधों को काटते काटते आगे जाने का एक रास्ता बना रहे थे। हो सकता है हमें दोबारा यहाँ से बाहर आने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम वहाँ निशानियाँ भी लगाना चाहते थे। उन बांस के पौधों को काटने के बाद जब आगे वाले हमने पेड़ देखे ना, कुछ पेड़ जैसे पूरी तरह से लाल थे। लाल पत्ते, लाल टहनियाँ और जड़ें भी जो ज़मीन से थोड़ी बहुत निकली हुई थी, लाल रंग की थीं। एक पर मैंने चाकू से काटकर निशान बनाया था ताकि देखूं ये लकड़ी अंदर से भी लाल है। उसके अंदर से खून जैसा रंग निकल रहा था। ऐसा काफ़ी अजीब है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा जिसके अंदर से खून निकलता हो और वो बदबू भी इंसानी खून जैसी हो। अब हम और आगे जाना चाहते थे। मेरे साथी थोड़ा सा घबरा रहे थे। वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे ये इंसानी खून हो। वो भूत प्रेत की कहानियों पर बहुत ज़्यादा यकीन किया करते थे और मुझसे सवाल कर रहे थे, ये टापू आखिर इसे गूगल मैप में क्यों नहीं डाला गया। मैं उनसे कहानियाँ बना रहा था ताकि उन्हें पूरी तरह से पता ना लग जाए आखिर यहाँ हम करने क्या आए हैं। और यहाँ पर कई मिशन किए जा चुके हैं, इसे खुफिया तौर पर रखा गया है। जब उन पेड़ों से हम आगे निकले थे, लाल पेड़ों का पूरा जंगल दिख रहा था। चारों तरफ लाल ही लाल रंग, और लाल रंग आपको गुस्सा दिलाने लगता है। मेरे साथ ही थोड़ा गुस्सा होने लगे थे। वो आपस में भिड़ते, कभी कभी एक दूसरे पर बंदूक तान देते। मैं उन्हें शांत कराता कि देखो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपस में लड़ते हुए कोई मारा गया ना, तो किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात सुनकर वो थोड़े शांत होते। अब ऐसे सिक्योरिटी वाले गुस्सैल ही होते हैं। गुस्से का इस्तेमाल हमें करना होता है। वहाँ उन लाल पेड़ों के वो जंगल के बीच में एक अजीब सा तालाब बना हुआ था। अब उस तालाब का पानी कांच की तरह साफ था। हम जैसे ही आगे बढ़े थे वो पानी को चखने के लिए, क्योंकि हमें प्यास लगी हुई थी, उस तालाब के दूसरी तरफ 5 लड़कियां थी जो शायद नहा रही थी या नहाकर बाहर निकली होंगी। उनके कपड़े पूरी तरह से पारदर्शी थे और ये चीज़ ने मेरे वो जो साथी सिक्योरिटी गार्ड थे ना, उन्हें उत्तेजित कर दिया था। वो हंसने लगे थे और कहने लगे थे,
खुफिया टापू है, यहाँ पर तो लड़कियाँ मस्ती करने के लिए आती होंगी। और मैं उन्हें समझा रहा था, देखो यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। लेकिन उन लड़कियों को देखकर वो तीनों जैसे छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे थे और मैं खुद हैरान था। वो लड़कियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उन्होंने कपड़े पहन रखे थे। वहाँ आसपास और कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन पहने हुए कपड़े पूरी तरह से पारदर्शी उनका शरीर नज़र आ रहा था। और मैं सोच रहा था, ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं? कोई भी मर्द आसपास नज़र क्यों नहीं आ रहा? अब मेरे वो साथी थे ना, भागकर तालाब के उस तरफ जाने लगे। उनके कदमों की आवाज़ आ रही थी और उन लड़कियों ने वो आवाज़ को सुन लिया। उसके बाद मर्दों को इस तरह से उनकी तरफ भागकर आते हुए देख वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उन्होंने कपड़े ही ऐसे पहन रखे थे। वो शर्मा रही थी। वो सब पेड़ों के पीछे जाकर छिप गई और मैं अपने उन साथियों को समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो भाड़े के सिक्योरिटी वाले थे। शायद उनका काम ऐसा ही था। वो कई लोगों को मार भी चुके थे। वो ऐसे लोग थे जिनका काम ही ये होता है, हथियारों को अपने पास रखना और हमारे कहने पर गोलियां चलाना। लेकिन वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अब उन लड़कियों को वो तीन तरफ से घिर चुके थे और बंदूकों की नोक उनकी तरफ। वो मुझसे इशारा मांग रहे थे, क्या इन्हें अपने कब्जे में ले ले। मैंने उनसे कहा, इन्होंने कोई गलत चीज़ की ही नहीं है जो आप सब इस तरह से बंदूकों को उनकी तरफ किए हुए हो। बंदूकों को नीचे करो। उन सब ने बंदूकों को नीचे किया, लेकिन उनकी नज़रें उन लड़कियों की तरफ ही थी। वो लड़कियां छिपने की कोशिश कर रही थी। वो शर्मा रही थी। वो बार बार अपनी आंखें नीचे की तरफ झुका रही थी। और मैंने अपने साथियों को कहा, तुम सब इधर आ जाओ, इन लड़कियों को कोई और कपड़े पहनने दो। वो लड़कियां एक पेड़ के पीछे छिप गई और शर्माते शर्माते देख रही थी। और मैंने उनसे कहा, आप कपड़े पहन सकती हैं। और उन्होंने मुझे जवाब दिया। एक जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी वो कहने लगी थी, कहाँ से आए हो तुम यहाँ के नहीं हो, यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। तुम हमें देख क्यों रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? चले जाओ यहाँ से। मैंने उनसे कहा, देखिए हम जाने के लिए नहीं आए हैं। अगर हमें पता होता कि आप इन कपड़ों में हैं तो हम यहाँ पर नहीं आते, आपको दूर से ही आवाज़ लगा देते। तब वो लड़की कहने लगी, क्या मतलब ऐसे कपड़ों में? ये हमारे रोज़मर्रा के कपड़े हैं, यहाँ पर हम यही पहनती हैं। ये सुनकर मुझे खुद शर्म सी आ रही थी। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं काम पर इतना ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मुझे और किसी चीज़ पर ध्यान रहता ही नहीं। सोच तो रहा हूँ शादी कर लूँ, लेकिन उस लड़की को बताऊँगा कैसे कि मैं काम क्या करता हूँ? ये ख्याल बार बार मेरे मन में आते रहते हैं। कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं है मैंने, और आज लड़कियों को इस तरह से पारदर्शी कपड़ों में देख मुझे खुद शर्म आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। बार बार मेरी ज़बान भी थर्राने सी लगती। मैंने सोचा था कि जब मैं 35 से 36 साल का हो जाऊंगा तब रिटायर हो जाऊंगा और अपनी ज़िंदगी साधारण तरीके से जीऊंगा। लेकिन अब इन लड़कियों को सामने देखकर मेरे होश उड़े हुए। मैं कांप कांप कर पूछ रहा, हम यहाँ पर कोई ख़ास काम करने के लिए आए हैं, आप यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन मेरे वो साथी जिनके हाथ में बंदूकें थी वो कहे जा रहे, नहीं नहीं, इन्हें छोड़ नहीं सकते, ये जाकर बता देंगी और यहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है। आप सबको लकड़ी के पीछे से निकलना होगा, पेड़ के पीछे से बाहर निकलिए। वो लड़कियां निकलना नहीं चाहती थी और मैं उन्हें समझाया जा रहा, इन्हें निकलने की ज़रूरत नहीं है, अगर बात करनी है इसी तरह से की जा सकती है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि इन्हें भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। मेरे वो साथी, उनकी आंखों में मैं हवस देख पा रहा था। जानबूझकर उन लड़कियों को वो पेड़ों के पीछे से निकालना चाहते थे और मैं ऐसा उन्हें करने देना नहीं चाहता था। हमने उन्हें हायर किया है, हम उन्हें पैसा देंगे, लेकिन अब वो जिद करने लगे थे। इनके साथ यही परेशानी होती है, बंदूकें, ताकत इनके दिमाग के वो पेच ढीली कर देती हैं और इन्हें लगने लगता है कि यही है जो है। लेकिन मेरा मानना है कि शक्ति को माना जाता है, शक्तिशाली को नहीं। अगर आपके पास शक्ति है तो आप माने जाएंगे, जब शक्ति चली जाएगी आपकी कोई इज्जत नहीं। वो ये समझ नहीं पा रहे थे, वो जिद किए जा रहे थे और उन्होंने बंदूकों की नोक उन लड़कियों की तरफ कर दी। मैं उन्हें समझा रहा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने लड़कियों को पेड़ों के पीछे से निकलने के लिए कह दिया।
वो शर्माती हुई लड़कियां, वो आगे तो आ गई थी। ये उनका पहनावा था, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी, और हवस भरी आंखों से देख रहे वो 3 आदमी। मुझे खुद असहज महसूस हो रहा था और मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन सवाल मैं ही पूछ रहा था। यहाँ कौन कौन है? आप कहाँ रहती हैं? किसी गांव में, किसी शहर में? क्या आप इस टापू पर अभी आई हैं या यहीं पर जन्मी पली हैं? यहाँ क्या क्या है, मुझे आप डिटेल में बता सकती हैं? उन्होंने बताना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो सब कुछ है। आप कहाँ से आए हैं? बाहर से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जो लोग आते हैं यहीं के होकर रह जाते हैं, बाहर जाने का उनका मन ही नहीं करता। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड भी कह रहे थे, अगर आप हमें अपनाएं तो हम भी यहीं के होकर रह जाएंगे। और उनकी हवस भरी ये बातें मुझे और शर्मिंदा कर रही थी। आखिर उनकी जिम्मेदारी तो मेरी थी ना। मैं अब उन लड़कियों से पूछने लगा, तुम किसी गांव में रहती हो? सब लोग वहाँ रहते होंगे ना, हमें वहाँ पर ले जाइए और आप ऐसा कीजिए, कुछ ढांक लीजिए। देखिए, हम जहाँ से आए हैं वहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, तो कृपया आप ढांक सकती हैं। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड ऐसा करने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप आगे बढ़िए, हमें वहाँ पर लेकर चलिए। वो बार बार उनकी तरफ नज़रें गड़ाए हुए थे और मैं भी उनके पीछे चलता ही गया। वो एक जंगल के बीच में बने हुए गांव के पास ले आए। एक तो ये द्वीप, ये टापू बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ शायद जंगल में मेरे साथी भी इधर उधर भटक रहे होंगे या किसी से मिल चुके होंगे, या खुशकिस्मत मैं ही हूँ। यहाँ पर हम वॉकी टॉकी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी रेंज कम ज़रूर होती है, लेकिन रेडियो वेव्स काफ़ी आगे तक ट्रैवल करती हैं। आगे किसी और जहाज़ ने हमारे सिग्नल पकड़ लिए ना तो इस तरफ बढ़ सकता है, और पेट्रोलिंग कर रहे जहाज़ अगर सिग्नल पकड़ गए फिर तो जेल होगी बुरी तरह से। इसीलिए बिना रेडियो के, बिना वॉकी टॉकी के हम आगे बढ़ रहे थे और आपस में एक जगह मिलने का प्लान बनाया था हमने। वो लड़कियां एक गांव की तरफ ले गई, लेकिन अब वो लड़कियां खिलखिलाकर हंसे जा रही थी। जब उन 3 लोगों ने वो बंदूकों को पीठ पर टांग लिया था, उसके बाद शायद वो सहज महसूस कर रही थी। वो बार बार उनसे बातें किए जा रही थी और मैंने देखा वो लड़कियां अब उन तीनों के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और तीनों बहुत बुरी तरह से फिसल चुके थे। वैसे तो वो तगड़े शरीर वाले थे, गुस्सैल थे, लेकिन लड़कियों की खूबसूरती ने उन्हें बंदूक पीछे टांगने को मजबूर कर दिया था। अगर वो लड़कियां चाहती तो उन्हें एक दूसरे से लड़ने को मजबूर कर सकती थी। वो आपस में झगड़ रहे थे। वो 6-7 लड़कियां थी। एक एक लड़की ने जैसे उन तीनों से बात करना शुरू कर दी थी, उनके हाथ पकड़कर उनके साथ चलने लगी थी, उनसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। और उन तीनों का झगड़ा अब आपस में हो रहा था कि तू इस तरफ मत देख, तेरा ध्यान इस तरफ क्यों है, तू अपनी वाली को देख। वो आपस में तीनों लड़े जा रहे और मैं समझा रहा था, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लड़कियां भटका रही हैं, भटको मत। और एक जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टिकी हुई थी। मैं उसके शरीर को देखना ही नहीं चाहता था क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे लगता है बिना इजाज़त के किसी लड़की के शरीर की तरफ देखना भी गुनाह है, और वो भी ऐसे कपड़ों में जो पारदर्शी हूँ। मैं बार बार उससे जब बात भी करता, मेरी आंखें उसकी आंखों पर टिक जाती और वो भी मुस्कुराते हुए जवाब देती। एक तो वो इतनी खूबसूरत और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी। सच बताऊं, उस पर यकीन होने लगा था। वो अपने बारे में बता रही थी कि हम यहाँ रहते हैं, वो वाला फल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसके आर पार कुछ नज़र ही नहीं आता। मैंने कहा, कपड़े तो ऐसे ही होते हैं ना, शरीर ढांकने के लिए होते हैं, शरीर दिखाने के लिए नहीं होते। तो वो कहने लगी, अच्छा, यहाँ पर तो ये ऐसे कपड़े ही पहनते हैं सब, और ये तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ कपड़े तो ऐसे हैं वो ढांकने के लिए ज़रूर होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं, और ज़्यादातर औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। इसके बाद वो अपने गांव में ले गई थीं। वहाँ गांव में सभी लोग ऐसे ही पारदर्शी कपड़े पहनकर थे। कुछ के रंग कुछ अलग थे, कुछ थोड़े मोटे थे, लेकिन सभी पारदर्शी ही थे। हमारे कपड़े देखकर सभी चौंक गए। वो हमारी तरफ देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम जैसे लोग किसी ने देखे ही ना हो। और वहाँ जितने भी मर्द थे, औरतें थी,
सभी के सभी खूबसूरत। वहाँ बूढ़ी औरतें भी थीं जिनकी उम्र 70-80 साल होगी। देखने में वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रही थी। हैरानी वाली बात, ऐसी जगह जो पूरी दुनिया से छिपाई गई हो, वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। ये वो पुराना रहस्य तो नहीं जहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो लोगों को अमर कर देती हैं और सरकारें ये बात लोगों से छिपा रही हैं। ये हैरान करने वाला था। वहाँ भीड़ लग गई थी हमारे आसपास, और वो मेरे साथी जो पहले उन 3 लड़कियों पर गिरे हुए थे, अब वहाँ खूबसूरत से खूबसूरत लड़की, कुछ बहुत ज़्यादा लाल नज़र आ रही, कुछ के होंठ बहुत टमाटर की तरह लाल, कुछ के बाल सुनहरी, अलग अलग तरह की लड़कियां थी और वो हर लड़की पर फिसलते जा रहे। वो सब लड़कियां भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी तरफ नहीं देख रहा था। मेरा ध्यान था मिशन पर। यहाँ क्या है, क्या छिपाया गया है, वो राज जानना था। अब वो तीनों बस मेरी बात मान ही नहीं रहे। वो तो उन लड़कियों पर फिसले और वो उनके हाथ पकड़कर उन्हें आगे कहीं ले गई थी। मैं उन्हें समझा रहा था, हम मिशन पर हैं, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और वो कह रहे हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें तो अपनी ज़िंदगी मिल गई। यहाँ उन लड़कियों के साथ वो जा चुके थे, मैं अकेला। अब मेरे इर्द गिर्द भी कई सारी लड़कियाँ थीं। मैं उन लड़कियां को मना करता जा रहा था कि मुझे कहीं नहीं जाना। वो मुझे खींचने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं मना कर रहा। वो लड़की मुस्कुरा रही और कह रही, तुम्हें सच्चा प्यार पसंद है ना, तुम बाकी लड़कियों पर नहीं फिसलते, तुम्हें मैं पसंद हूँ ना। मैं उसे भी समझा रहा था, मुझे कोई पसंद नहीं, मैं यहाँ कोई ख़ास काम करने के लिए आया हूँ, मैं बेवजह तुम्हें कोई वादा नहीं करना चाहता। वो मान नहीं रही थी। उसके बाद वहाँ कई और मर्द आए, वो भी अपनी अदाएं दिखा रहे और मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही। आप भी सोचिए, पारदर्शी कपड़े पहने बिना बालों वाले वो मर्द बार बार आगे आकर अपनी कमर मटका रहे और मुझे वो भी जैसे फंसाने की कोशिश कर रहे। तो तुम्हें मर्द पसंद होंगे, आजा आजा लड़के, ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रहे और मैं उन्हें मना कर रहा। कभी वहाँ ज़्यादा उम्र की औरतें आ जाती, कभी बूढ़ी आ जाती, वो मुझे पटाने की कोशिश कर रही। लेकिन एक आदमी जब मेरे पास आया और कहने लगा, इसे कोई लड़की नहीं चाहिए, कोई लड़का नहीं चाहिए, तुम समझ नहीं रहे, बेवजह किसी को परेशान मत करो, हम यहाँ पर अच्छे से रहते हैं और अच्छे से ही रहेंगे। बाहर वाले इन मर्दों को देखकर यहाँ की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फिसल चुकी हैं। अब वो मेरे साथ एक ऐसे ही ऑरेंज कलर के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहा और मैं उससे पूछ रहा, ये कैसी दुनिया है, आपके कपड़े कुछ अलग से क्यों हैं? उसने कहा, यहाँ पेड़ों में जितनी भी रुई लगती है उससे ये कपड़े बनाए जाते हैं और वो रुई का रंग अपने आप उड़ जाता है। तुम्हारे कपड़े बाहर वाले पेड़ों से बने हैं, यहाँ के पेड़ ऐसे ही, ये काफ़ी गहरे रंग के होते हैं, बाद में रंग गायब हो जाता है और हमारे कपड़े पारदर्शी रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ सबने आदत ही बना ली है कि ऐसे पारदर्शी कपड़े ही पहनने हैं। बीच बीच में गर्मी हो जाती है, इसलिए इससे ज़्यादा मोटे कपड़े पहने नहीं जा सकते। लेकिन शर्म इंसान की आँखों में होती है। शरीर तो सबको एक जैसा मिला है ना। इंसान की नीयत बयां करती है कि दूसरे को किस नज़र से देखता है। कपड़ों से ये पता नहीं होता। भगवान तो सबको बिना कपड़ों के ही बनाता है ना। उन्होंने हमें भी वैसे ही कपड़े दे दिए थे। उन्होंने कहा, आप कुछ अलग लग रहे हैं, इससे यहाँ अंतर आ सकता है, तो मुझे भी वो पारदर्शी कपड़े दिए गए। अब मैं शर्म से अपना सर झुकाए जा रहा था। मुझे तो शर्म आती है ना, मैं इनके जैसी सोच नहीं रखता, लेकिन मैं शर्मा रहा था। फिर मैं उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ है? मैंने सुना है कई बार यहाँ पर लोग आ चुके हैं, लेकिन वो जाते कहाँ पर हैं? क्या यहीं के होकर रह जाते हैं? क्या आप मुझे किसी से मिलवा सकते हैं जो काफ़ी पहले यहाँ आया हो और यहीं का होकर रह गया हो? वो थोड़ा हिचक रहा था और उसके बाद कहने लगा, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, जो आते हैं पहले ही बाहर से चले जाते हैं और हम बाकी दुनिया से जुड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए कोई जो यहाँ से आए, हम उनसे प्रार्थना करते हैं बाहर किसी को बताना मत। शायद इसीलिए किसी को इस टापू के बारे में पता नहीं है। फिर मैं पूछने लगा था, चलो वो तो ठीक है, क्या यहाँ ये पेड़ और भी हैं? कोई ख़ास चीज़ें हैं यहाँ पर, या कोई ऐसा धन, ऐसे बक्से जो बाहर से लोग आकर छिपा कर जाते हों? उसने कहा, हाँ, यहाँ पर कई बार
कुछ तुम्हारे जैसे कपड़े पहने, कुछ ऐसे ही हथियार लिए आते हैं। वो हमें रखने के लिए सामान देकर जाते हैं, हम उसकी सुरक्षा करते हैं और बदले में हमारे इस टापू से छेड़छाड़ नहीं की जाती। यह सुनते मेरी आंखें खुल गई और मैंने कहा, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैं भी उन्हीं की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आया हूँ, एक बार सिर्फ जांचने के लिए, क्या वो सभी चीज़ें सुरक्षित हैं या नहीं। उसने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने हमारी इतनी मदद की है, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। वो जो आपके साथ लड़की थी ना, वो मेरी बेटी है। मैं देख पा रहा हूँ वो आपको पसंद करती है, तो वो ही आपको उस पहाड़ी पर लेकर जाएगी, वो जगह दिखाएगी और उसकी बातों को ना मत कीजिएगा। अब वो लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मैं शर्म से पानी पानी हुए जा रहा। एक तो कपड़े ऐसे पहना दिए हैं और सामने लड़की जो मेरी तरफ देख रही है। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मुझे लग रहा था जैसे बिना कपड़े के हूँ मैं। और फिर वो मेरे साथ चलने लगी। वो हंस रही थी, बार बार जैसे उसे समझ में आ रहा था कि मैं इन कपड़ों में सहज महसूस नहीं कर रहा, इसीलिए मुझे छेड़ने के लिए बार बार कहती रहती, कपड़े ज़्यादा पतले नहीं हैं, क्या तुम बिना कपड़ों के नहीं रहते? तो आज कैसा लग रहा है? मैं बार बार आंखें बंद करता कि उसकी तरफ नज़र नहीं करनी है। अब मैं उस लड़की को ऐसी गंदी निगाह से देख भी नहीं सकता। बस मैं आगे बढ़ रहा था। बार बार वो मेरे हाथ को पकड़ लेती, मेरी ज़बान थर्राने लगती, मेरे हाथ कांपने लगते। अगर किसी मर्द को किसी औरत ने कभी छुआ ना हो और पहली बार इस तरह से छू रही हो तो अंदर से जैसे आग लगने लगती है। और मैं मिशन के लिए आया था। बार बार ध्यान मेरा उस तरफ जाने लगता। वो अकेली मेरे साथ चलती चलती मुझे उस पहाड़ी के ऊपर लेकर जा रही थी और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए वो मुझे बताती गई, वो किले जैसी जगह है ना, उस किले में एक बड़ी सी दीवार है। वो दीवार हमेशा काली रहती है और उस काली दीवार के पार वहाँ पर वो सामान रखा हुआ है और काली दीवार को पार किया नहीं जा सकता इतनी आसानी से। मैं उसकी बातों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो बातों बातों में मुझे जैसे चिढ़ाती रही। रास्ते में तालाब आया, वो मुझे कहने लगी, चलो नहाकर चलते हैं, हम सफाई का ध्यान रखते हैं और इन कपड़ों को गीला नहीं होने देते, इन्हें उतार दो। मैंने कहा, नहीं, मुझे उस जगह पर जाना है। वो मान नहीं रही थी, जैसे मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो। और मेरे साथी तो मेरे साथ आए नहीं थे, मैं अकेला था। रास्ते में कई वैसे ही गांव बने हुए थे। वहाँ पर उन्होंने रंग बिरंगे पारदर्शी कपड़े पहने हुए। एक तो यहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी मैं क्या बताऊँ, एक से बढ़कर एक खूबसूरत, चाहे उसकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि एक दूसरे से ज़्यादा खूबसूरत है। हर कोई बेपनाह खूबसूरत परियों की तरह थी। कोई भी लड़की सामने आ जाए उसकी आंखों से नज़र नहीं हटती थी, ऐसी सुंदर आंखें थी हर किसी की। और वो लड़की बार बार मेरी आंखों पर हाथ रख देती कि तुम उस लड़की को नहीं देख सकते, तुम औरों को मत देखो, सिर्फ मुझे देखो, मेरे शरीर की तरफ देखो, मेरी आंखों की तरफ देखो। और मैं शर्मा जाता, नज़रें झुका लेता। इस तरह पहाड़ी के ऊपर जाते गए। अब वो जानबूझकर मुझे हाथ लगाने की कोशिश करती जा रही थी और मैं उसे समझा रहा था, नहीं, मुझे मिशन पूरा करना है। मुझे ऐसा लगने लगा था जानबूझकर मुझे भटकाने की कोशिश कर रही हो। यहाँ सारी लड़कियाँ इतनी चालू पहले से हैं या हमें देखकर ऐसी चालू बन गई हैं? और इसका पिता खुद इसे मेरे साथ भेज चुका है, अकेली लड़की को इतना दूर भेजा है। कई गांव आए थे, कई लोग वहाँ पर दिख रहे थे। कुछ आदमी जिनके कद 8-8 फुट तक थे, बहुत ज़्यादा तगड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मासूमियत से बात कर रहे। जब हम उस पहाड़ी के ऊपर तक पहुंची थी ना, समय बहुत ज़्यादा बीत चुका था। वो खाने को चीज़ें मुझे देती जा रही, रास्ते में फल ही ऐसे आ रहे थे। वो खुद भी खाती, मुझे भी खाने को देती। उन फलों का स्वाद बाकी सब फलों से बहुत ज़्यादा अलग। यहाँ सूरज डूबने का नाम नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लग रहा था ये सूरज जैसे एक जगह पर चिपक गया हो, हिल नहीं रहा था। मैं कह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने घंटे तो बीत गए, यहाँ रात क्यों नहीं हो रही? उसने कहा, रात नहीं होती यहाँ पर सूरज ऐसे ही खड़ा हो जाता है। समुद्र से जैसे परिवर्तित हो रही वो किरणें आपको सूरज का भ्रम देती हैं, वो सूरज नहीं है जो ऊपर है। उसकी बातें मुझे डरा सी रही थी, लेकिन मैं किले में जाकर उस दीवार को देखना चाहता था, वो चीज़ें देखना चाहता था जो लोगों ने यहाँ भेजी हैं, सरकारों ने यहाँ छिपाई हुई हैं। क्या हो सकता है वो?
परमाणु हथियार तो नहीं या खजाना तो नहीं, पता तो चल ही जाएगा ना उसके बाद। बहुत अमीर होने का समय है। उस किले के जब अंदर गए थे, वो काली दीवार, सच में ऐसी काली दीवार जिंदगी में कभी नहीं देखी। टॉर्च मारो तो रोशनी को सोख लेती है, कोई चीज़ फेंको तो उससे टकरा कर वापस नहीं आती। ऐसी सोखने वाली दीवार जो पूरी काली, रोशनी तक नहीं छोड़ती। क्या मुझे उसके पार जाना चाहिए? और वो लड़की मुस्कुराती हुई कहने लगी थी, पार तो जाना ही होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा ना। ये दीवार सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच के दूसरी ओर वो सब देखने को मिलेगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। मैं उस दीवार के करीब था, एक चीख ने मुझे डरा कर रख दिया था। वो चीख जंगल से आई थी। उस चीख को सुनने के लिए मैं बाहर की तरफ भागा और वो लड़की कह रही थी, हमारा कोई साथी होगा, वो वैसे ही चीख रहा होगा, शायद किसी से प्रेम प्रसंग कर रहा होगा। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। वो चीख मौत की चीख थी। पहले तेजी से आई चीख और उसके बाद बैठा हुआ गला। वो जैसे चीख रहा था जैसे कोई उसे मार रहा हो। फिर गोलियों की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। शायद इस पहाड़ी के ऊपर होने के कारण वो गोलियों की आवाज़ पता चल पा रही थी। बहुत मध्यम मध्यम वो आवाज़ें जो मुझे डरा रही। मैं कह रहा था, मुझे दीवार के पार नहीं जाना, मुझे अपने साथियों को यहाँ लेकर आना है। मैं उनके साथ ही यहाँ इस दीवार के पार जाऊँगा, सुरक्षा के तौर पर। वो कह रही, नहीं नहीं, जाना होगा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? कितना प्रेम तो करती हूँ मैं तुमसे। देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाने को तैयार हूँ। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहूँगी हमेशा के लिए। मैं हमेशा खूबसूरत रहूँगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तब भी। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं उस दीवार के पार नहीं जाऊँगा। वो बार बार मुझे कहे जा रही, दीवार के पार जाना होगा। देखो, मेरे पिता ने कहा है, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बनकर रहूँगी मैं। शादी करूँगी तो तुमसे करूँगी, तुम मेरे हो। मैं उसे मना करने लगा, देखो, मैं शादी करने नहीं आया। तुम मुझे पसंद करती हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आंख उठाकर तुम्हारी तरफ नहीं देखा, मैं नज़रें झुकाए रखता हूँ। वो मान नहीं रही और जैसे जैसे मैं ज़िद करने लगा नीचे जाने की, वो गुस्सा करने लगी और अब कुछ अलग हो रहा था। जितना ज़्यादा वो गुस्सा करती जाती, उसका चेहरा बदलता जाता। लाल रंग की होने लगी थी, पेड़ की तरह। धीरे धीरे लाल होती गई, टमाटर की तरह, और उसकी आंखें अब खींचने लगी थी। चेहरा बदलने लगा था, डरावना सा चेहरा। अब मैं घबराने लगा था। मैं डर चुका था और भागने लगा। पीछे पीछे वो भागने लगी थी और उसकी रफ्तार बहुत तेज़। मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, भागो मत, भागो मत। भागने की कोई जगह नहीं है, भाग नहीं सकते तुम। मैं उसके माथे पर गोली चला पाया था और वो पीछे गिर गई। मैं समझ गया था वो कोई साधारण लड़की नहीं है। एक लाल रंग की चुड़ैल सी है, इतने बड़े शरीर वाली, इतने बड़े नाखून। वो कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे, वो उसकी चमड़ी ही थी। वो पारदर्शी चमड़ी जो भ्रम देती है कपड़ों का, वो शरीर बदलने वाली चुड़ैल थी और मैंने उसके सर पर गोली चलाकर उसे मार दिया। वो कुछ समय लेटी रही, मरने का नाटक कर रही थी और उठी, हंसने लगी। हमें मारा नहीं जा सकता, ये कहकर उसने मुझ पर हमला किया और मेरे दोनों हाथों में नाखून गड़ा दिए थे और हाथ मेरे ज़मीन में धंस गए। हिला नहीं पा रहा था हाथों को और उसने एक नाखून मेरे माथे पर रखा। जैसे ही वो नाखून गड़ाने वाली थी माथे में, घंटे की एक आवाज़ चारों तरफ गूंजी। वो घंटे की आवाज़ गूंजती गई और उसका गुस्सा बढ़ता गया। नाखून गड़ाना चाहती थी मेरे सर पर, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ऐसे ही मुझे लटका कर गाँव के बीच लेकर आई थी। मेरे शरीर से खून बह रहा था, मेरे दोनों हाथों में नाखून थे, उसके जैसे कीले गाड़ी गई हूँ। मुझे एक पेड़ से लटकाया गया और वहाँ लाशों का ढेर लगा था। वो खूबसूरत लड़कियाँ नहीं, सभी चुड़ैल थी। वो मर्द नहीं, पिशाच थे। जो संख्या में कम थे वो भीड़ बन चुके थे। पेड़ भी अजीब से प्राणी थे, पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, वहाँ पिशाच, चुड़ैलें, डायने, ऐसे जीव थे डरावने डरावने। सभी मेरे साथियों की लाशें वहाँ थी।
और कई कंकाल। वो जो घर बने थे ना, अब दिख रहे थे हड्डियों से बने हैं, इंसानी हड्डियों से। कम से कम 1000 की भीड़ थी जो मैं आंखों से देख पा रहा था। उसके पार कितनी होगी कुछ पता नहीं। दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, बस वो शैतान ही शैतान थे। पेड़ के रूप में, पत्थर के रूप में, वहां मिट्टी से निकलने वाले बस शैतान ही शैतान। तब मुझे घसीट कर टापू के अंत में जहाज के पास लाया गया और धक्का देकर पानी में फेंका गया। वो बूढ़ा आदमी 8 फुट का पिशाच था जो पंख लहरा रहा था, उड़ सकता था। और अब टापू दिखा, कोई पेड़ नहीं था टापू पर। वो शैतानों से भरा पूरा टापू था और उसने कहा था, चले जाओ, ये शगुन है, हम मेहमान में किसी एक को जरूर छोड़ते हैं। दोबारा जरूर आना और लोगों को लेकर आना, बदला लेने के लिए और लोगों को लेकर आना। तुम में से सिर्फ एक बचा है, तुम, बाकी सब मारे गए हैं। हमेशा से ऐसा ही होता है। मैं रोता रोता उस जहाज पर चढ़ चुका था और मैंने आवाज लगाई थी, मैं आऊंगा, मैं बदला लेने के लिए आऊंगा, तुम सबको मार दूंगा। और उसने कहा था, वैसे ही जैसे हजारों सालों से लोग आते रहे हैं मरने के लिए, हमेशा से मरने के लिए। और जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ सिर्फ इतने ही नहीं है, दीवार के पार वो दूसरी दुनिया से और भी आ सकते हैं जो मरते ही नहीं। उस जहाज के सहारे मैं निकल तो आया था। जैसे जैसे वो द्वीप दूर होता गया, पेड़ दिखने लगे थे, साधारण सा वो टापू, वो लाशें, वो बंदूकें सब गायब, और वो समुद्री तट पूरी तरह से साफ, जैसे वहां कुछ मौजूद ही ना हो। एक से बढ़कर एक भ्रम, वो पारदर्शी कपड़ों वाली चुड़ैलें, शायद हर किसी के दिमाग को पढ़कर वो उसी तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं और छोड़ते सिर्फ एक को है। तभी बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश जो इस पर फतह पाना चाहते थे, वो खुद इसे छोड़कर भागे हैं। कोई देश इस पर कब्जा कर ही नहीं पाया। जब मैं वापस उड़ीसा पहुंचा था तो अकेला था, थका हुआ था। वो भीड़ वहीं मौत के घाट उतार दी गई थी और मैं वहां से बड़ी मुश्किल से बचा था। वो इतने पुलिस वाले हर तरफ चेकिंग कर रहे थे, पानी में पेट्रोलिंग की जा रही थी, शायद किसी को पकड़ने के लिए, और मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया था। 5 दिन बाद मुझे पकड़ लिया गया और मुझे एक ऐसी जेल में डाला गया है जहां से शायद बाहर निकला नहीं जा सकता। समुद्र में घिरे हुए एक टापू में बनी हुई जेल, जिसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं है। यहाँ पर पढ़ने के लिए सिर्फ किताबें दी जाती हैं, आप किसी और से बात नहीं कर सकते। मेरी पूरी जिंदगी इस जेल में ही कटेगी और सवालों के जवाब भी कोई नहीं देता। अगर सरकार को पता है तो वहां जाकर उन्हें खत्म क्यों नहीं करती? क्या उन्हें खत्म किया ही नहीं जा सकता? क्या राज है जो मुझे भी नहीं पता? मुझसे किसी ने बात नहीं की, बस इस काल कोठरी में डाल दिया गया और मुझे बस ये बताया गया, जब तक मैं मरता नहीं मुझे यहीं रखा जाएगा। कोई सुनवाई नहीं हुई। बस इस कहानी को इस जेल से बाहर निकाल पाया हूँ मैं। बस इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकता। आपको भी चेतावनी देना चाहूँगा। आप जो नक्शा देखते हैं ना, हो सकता है वो नक्शा असली ना हो। बहुत सारी ऐसी जगह हों जो धरती पर मौजूद हैं, बस उनके बारे में बताया नहीं जाता। अगर बताया जाए तो क्या हो सकता है आप सोच तक नहीं सकते।